डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, जब चुनाव सिर पर हो तो हमेशा गठबंधनों का दौर देखा जाता है। गठबंधन सियासी समीकरणों को साधने के लिए होता है, गठबंधन सामने वाले दलों को पछाड़ने के लिए होता है, गठबंधन कई बार जो है वो नीतियों के आधार पर होता है और कई बार सिर्फ जीत के समीकरणों के आधार पर होता है। गठबंधन के लिए दो पार्टियां साथ आती हैं, मिलकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव से पहले ही और चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन टूटते हुए भी देखा गया है। एक गठबंधन टूटते हुए आपने 12 मार्च को भी देखा होगा और उससे पहले भी कई गठबंधन हुए और टूटे। अब फिर से चुनाव का दौर है, अब फिर से गठबंधनों का दौर है। हरियाणा में दो गठबंधन आप पहले देख चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हो चुका है और जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। अब एक और गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिस तरह लोकसभा चुनाव में गठबंधन था और एक सीट पर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र पर उसने अपना कैंडिडेट उतारा था, इसी तरह सीटों का बंटवारा हो और उसके बाद ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव में मैदान में आए। अगर ये गठबंधन होता है तो इसके क्या नफ़े और नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकते हैं, क्या नफ़े और नुकसान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हो सकते हैं और इससे क्या नफ़े नुकसान जो पहले गठबंधन करके इस समय चुनावी मैदान में मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, उनको हो सकते हैं। इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है। गठबंधनों का दौर है हरियाणा में। अब जितनी पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है सब की सब गठबंधन के साथ मैदान में उतरेंगी। अगर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, माफ़ कीजिएगा, गठबंधन हो जाता है तो फिर क्या समीकरण बनते हैं, इस पे बातचीत करनी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन जी मौजूद हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवास जी। गठबंधनों का दौर चल रहा है नवीन जी हरियाणा में। अब किसका किसके साथ गठबंधन होता है, कई बार तो बोलते बोलते जुबान भी फिसल जाती है। इतने गठबंधन होते हुए दिखाई दे रहे। देखिए, ये तो जुबान है, पार्टियां और मतदाता और नेता फिसल रहे हैं इस पार्टी से उस पार्टी में जी। कल तक जो पार्टियां कह रही थी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब वो फिसल कर गठबंधन की तरफ आ चुकी हैं। 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने कहा था कि हम 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद तो आम आदमी पार्टी ने बाकायदा घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की थी, कांग्रेस ने भी घोषणा करी थी, दोनों ने घोषणा की थी कि हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जबकि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं जी, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। और लोकसभा चुनावों के दौरान इनका गठबंधन था। हरियाणा में 10 में से 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी जी। और इनके गठबंधन का फायदा निश्चित तौर पे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को हुआ जी। हालांकि अगर हम देखें 2019 के विधानसभा चुनावों में 19 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मात्र 0.48% वोट मिला था, यानी आधा परसेंट से भी कम। आधा परसेंट से भी कम। और नोटा को 0.52% वोट मिले थे। नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था। लेकिन पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी का असर हरियाणा में भी दिखाई देने लगा। फिर संगठन भी तैयार किया। देखिए, संगठन भी तैयार हुआ जी। सुशील गुप्ता ने मेहनत करी हरियाणा में और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वही कांग्रेस का वोट बैंक है। उनका भी वोटर, अगर हम देखें आम आदमी पार्टी का वोटर कौन है, या तो मुस्लिम समुदाय है या फिर दलित समुदाय है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटर दोनों का वोटर लगभग। अच्छा, ये फिर बड़ा सवाल यहाँ से ये निकल रहा है। देखिए, अगर दोनों अलग अलग लड़ते जी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी भले ही कोई सीट ना लेती,
लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चाहे वो 1000 वोट ले चाहे वो 10,000 वोट ले, वो नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होता। और विधानसभा चुनावों में 100 वोट, 500 वोट, 1000 वोट बड़े मायने रखते हैं। राय का इलेक्शन देख लो, 3 वोट, 3 वोट से हार जीत हुई। तो विधानसभा वोटों में इन वोटों की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं। और निश्चित तौर से अगर इनका ये गठबंधन होता है, अब कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, कितनी सीटें वो आम आदमी पार्टी को देती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगभग 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पहले बयान में कहा कि गठबंधन में हम 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन हम अगर लोकसभा चुनावों की बात देखें, एक लोकसभा चुनाव उन्होंने 1 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी थी, 9 सीटें। और लोकसभा का मतलब है 9 विधानसभा क्षेत्र, 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटें। और अगर आज वो 2 लोकसभा सीटों के हिसाब से आम आदमी पार्टी देते तो 18 विधानसभा सीटें बनती हैं। लेकिन कम से कम 9 विधानसभा पर आम आदमी पार्टी का अधिकार वो उस हिसाब से बन रहा है। वो जता तो रहे हैं 20 पे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा 3 और 4 से शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने 20 से शुरुआत की है जी। तो अब वो कहाँ पर गठबंधन होगा, 5 पे होगा, 7 पे होगा या 10 पे होगा या ज़्यादा पर होगा। अच्छा, चर्चा ये भी आ रही है कि राहुल गांधी बड़े इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं कि ये गठबंधन हो तो एक तो विपक्ष एकजुट रहने की संभावना है, दूसरा वोट नहीं कटेंगी, और तीसरा जो पंजाब के साथ लगता इलाका है वहाँ कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी जी। बिल्कुल, राहुल गांधी इस बात को लेकर के वो कोई भी पॉइंट खाली नहीं छोड़ना चाहते। वो बड़े मंजे हुए नेता की तरह काम कर रहे हैं। आज वो जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर, जिस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मजा हुआ नेता काम कर रहा है। उन्होंने पहल करते हुए अपने नेताओं से पूछा अपने कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर कमेटी बनाई। उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें केसी वेणुगोपाल, दीपक बावरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय माकन, इन लोगों के नाम शामिल किए गए जी, जो आम आदमी पार्टी से बातचीत करेंगे। हाँ, जो आम आदमी पार्टी से बैठ के बातचीत करेंगे सीटों को लेकर, कितनी सीटें हों, कौन सी सीटें आम आदमी को दी जाए, कौन सी सीटें कांग्रेस के खाते में आए। अच्छा, इसको लेकर बीजेपी की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हार से डर के इस तरह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करने जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर ये कहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो हार की तरफ अग्रसर है, इसीलिए उन्होंने ये गठबंधन की बात शुरू की है। और वहीं दुष्यंत चौटाला का, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखकर लग रहा है हरियाणा में फिर से त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है और जननायक जनता पार्टी के पास उसकी चाबी होगी। चाबी तो पता नहीं किसके पास होगी, लेकिन संजय सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है और वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बयान आया है उसका पलटवार हम उसको कह सकते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता कहते हैं कि आला कमान, वो सदा हुआ सा बयान दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। गठबंधन को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा, लेकिन संजय सिंह का बयान मायने रखता है। देखिए, लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता के चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी सपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस के खिलाफ की थी। तो अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, और कितनी सीटों को लेकर और कौन कौन सी सीटों को लेकर इनका गठबंधन होता है। लेकिन कांग्रेस के पास तो प्रत्याशियों की तो कमी है नहीं। 2700 के आसपास आवेदन आए हुए, और जिन लोगों ने पैसे भर के आवेदन किया है, इसका मतलब चुनाव को लेकर वो गंभीर तो है। पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास है, मारामारी है टिकटें लेने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की जो सोच है वो बहुत आगे की सोच रहे हैं। एक तो वो विपक्ष को एकजुट रखना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने ये देख लिया है कि उनका वोट बैंक कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक ही वोट बैंक है। अगर वो 90 की 90 पे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिलेंगे वो कांग्रेस का नुकसान होगा सीधा सीधा।
यही वजह है कि एक दिन और डिले कर दी गई है कांग्रेस की लिस्ट, ताकि कल तक हाँ, चीजें मैच्योर हो सके। कांग्रेस ने ये कहा है कि कम से कम वीरवार तक जो है समय लगेगा, वीरवार को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। लेकिन नवीन जी, लिस्ट को लेके तो धड़कने देखिए कांग्रेस के भीतर नेताओं की बड़ी हुई है। अब जिस तरह की चर्चाएं आने लगी है, हालांकि अब ये क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की खबरें दोस्तों आती रहती हैं, लोग भरोसा करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, कई बार अंदर के सूत्र बता के कुछ चीज़ें हवा में उछाल दी जाती है। अब एक चीज़ और या एक खबर और हवा में सियासी कांग्रेस के सियासी गलियारों में तैर रही है कि कई विधायकों की टिकटें इस बार कटने जा रही है। कम से कम 5 से 6 विधायक हैं जिनकी टिकटें कटने जा रही है। अब उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि अखबारों में और मीडिया में उन विधायकों के बाकायदा सीट और नाम लिखे हुए आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, अंदर से जो खबरें छन कर आ रही हैं उससे सूचना यही मिल रही है कि 5-6 विधायकों की सिटिंग एमएलएज की कांग्रेस के उनकी टिकट काटी जा सकती है। जबकि कांग्रेस में तो फार्मूला रहा है सिटिंग गेटिंग का हमेशा से। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये कहा गया है कि कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जिनकी पोजीशन उन्होंने कहा कि अच्छी नहीं आ रही है, जो सर्वे किया गया है उनको माना जा रहा है कि ये नुकसान हो सकता है वहाँ कांग्रेस को, तो उनकी टिकट काटी जा सकती है, उम्र भी बदली जा सकती है। उम्र भी हाँ, उसमें अलग अलग फैक्टर लिए जा सकते हैं। उम्र दराज जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी धड़कनें ज्यादा बढ़ी हुई हैं। इसी बीच आप देखिए, रानिया से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे रंजीत चौटाला, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और चर्चा ये है कि कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि रंजीत चौटाला ने इस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में उन्हें चुनाव लड़वाया, वो भारतीय जनता पार्टी के वफादार रहेंगे और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। दूसरी तरफ बगावती सिपाही है वो बीजेपी के। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर ना सिर्फ उंगली उठाई थी, ना सिर्फ उन पर आरोप लगाए थे, बल्कि देख लेने की चेतावनी तक दी थी उन्होंने। अच्छा, इसको बगावत तो नहीं कहेंगे, इसको तो अस्तित्व की लड़ाई कहेंगे ना। हाँ, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके टिकट काटती है वहां से, चर्चा ये थी कि गोपाल कांडा के भतीजे को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, धवल कांडा को, तो निश्चित तौर पर अगर धवल कांडा चुनाव में उतरे तो उनकी टिकट वहां से कट सकती है। ऐसे में उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। अच्छा, हरियाणा की एक और हॉट सीट है नवीन जी, बड़ी चर्चाओं का विषय पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, वो है बादशाहपुर। और बादशाहपुर से आज एक ऐसा संकेत मिला है जिसके बाद राव नरवीर के घर के बाहर पटाखे छूट गए हैं, ढोल बजे, उनके यहाँ पे खुशियों की लहर दौड़ी। 2019 में टिकट कटवा चुके हैं वो अपनी, और अब शायद हो सकता है जिस तरह के संकेत आ रहे हैं तो उनको आश्वासन तो मिला। देखिए, आज वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, उनसे मिले हैं। उनसे मिलने के बाद उनके समर्थकों को लगा कि हाँ, उनकी टिकट अब पक्की हो गई है। अमित शाह ने कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करो, लेकिन लिस्ट आने के बाद ये कंफर्म होगा कि उनको टिकट दी जा रही है नहीं। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है, उनके कांग्रेस में भी बातचीत चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा से भी उनकी बातचीत हुई है। सोमवार रात को उन्होंने कहा, इतवार रात को उन्होंने कहा। मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी तरफ कांग्रेस से भी उनकी बातचीत चल रही है, यानी राव नरवीर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये घोषणा भी कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। बीजेपी के लिए तो बड़ी चिंता की बात है नवीन जी, कई सारी चीजें एक साथ ऐसी हो रही है जिसको, एक तो टिकटों को मैनेज करना, ना मैनेज करना, उसके बाद जो मुखर लोग हैं उनको मैनेज करना बीजेपी के लिए एक चुनौती तो है नवीन जी इस चुनाव में। आप देखिए, पिछले हफ्ते वीरवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 55 विधानसभाओं से सिंगल नाम की लिस्ट उनके सामने रखी गई, और उसके बाद आज तक 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता होने जा रहा है, वो लिस्ट सामने नहीं आ पाई है, आउट नहीं हुई है। हालांकि अंदर से लोगों को पता चलता रहा किस किस का नाम उस लिस्ट में था, जिसको लेकर के पार्टी के अंदर बवाल शुरू हुआ। पार्टी के अंदर नेताओं ने बगावत शुरू कर दी जी, और आज अमित शाह ने दोबारा पार्टी नेताओं से कहा है कि वो इन 55 सीटों पर, 55 नामों पर दोबारा से होमवर्क करें, काम करें। ये बड़ा शब्द है, होमवर्क करें। तो और क्या उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री के साथ जो सीसीसी की बैठक हुई थी, वो बिना होमवर्क के वो लिस्ट लेके पहुंच गए थे। देखिए, उनके सामने जो लिस्ट रखी गई, उससे पहले दिन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर पूरा दिन बैठक चली थी।
सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक उनके यहाँ बैठक चली। उस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह भी मौजूद थे, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, पार्टी के प्रभारी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, तो विप्लव देव मौजूद थे। इन तमाम बड़े नेताओं ने बैठ के वो लिस्ट तैयार की थी। अच्छा, और उसके बाद अमित शाह आज खुद कह रहे हैं इस बात को कि इस पर दोबारा होमवर्क करें। आज फिर से मीटिंग हुई है। आज मनोहर लाल खट्टर के निवास पर आज शाम को फिर उन्हीं नामों को लेकर के बैठक हुई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, विप्लव देव शामिल हुए हैं। तो अब होमवर्क के साथ जो है वो लिस्टों पर चर्चा ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जब वो लिस्ट देखी थी तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो इससे असंतुष्ट थे, वो संतुष्ट नहीं थे और इशारा दिया गया था कि कुछ सीटों पर, कुछ नामों पर दोबारा विचार किया जाए, यानी बदलाव किया जाए। जब नवीन जी असमंजस की स्थिति होती है तो संतुष्ट होना संभव भी नहीं हो पाता है। असमंजस की स्थिति हम कैसे कह सकते हैं? अब प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिया कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, मैं लाडवा से नहीं लड़ूंगा, मैं करनाल से ही लड़ूंगा। अब उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आई कि अमित शाह जो नाम चाहते हैं वो मनोहर लाल नहीं चाहते। अमित शाह चाहते हैं कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग ना हो पार्टी में, मनोहर लाल ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो उसके बाद खबरें ये आई कि भाई दोनों जो हैं अपने अलग अलग रास्ते पे अपने तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अब खबरें ये आ रही है कि तमाम मीडिया में और सियासी गलियारों में ये तैर रहा है कि एक गुट ऐसा है जो चाहता ही नहीं कि सीएम सैनी जो है वो करनाल से इलेक्शन लड़े। वो चाहता है कि वो लाडवा शिफ्ट हो जाए और करनाल, क्योंकि मनोहर लाल का क्षेत्र है, तो यहाँ से किसी ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट को उतारा जाए जिस पे बर्दाश्त मनोहर लाल का हो। देखिए डबास जी, करनाल सीट पंजाबी सीट मानी जाती है और जिस दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने ये बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। अब करनाल को मुख्यतः पंजाबी सीट माना जाता है। वहाँ पर आप देखिए लगभग 63,000 वोट पंजाबी हैं जी, और ओबीसी वोट 6,000 से भी कम है जी। तो वहाँ पर मनोहर लाल अगर चुनाव जीतते रहे तो पंजाबी होने के नाते वो वहाँ से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव जीते हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव जीते हो। लेकिन सैनी साहब भी तो 40,000 से। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव भी साथ में थे जी, और मनोहर लाल खट्टर वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मनोहर लाल ने जनता को, वहाँ के मतदाताओं को सबसे अपील की कि हम दोनों को जिताओ, दोनों को वोट करो, तुम्हारे शहर की तरक्की होगी। उस वक़्त भी वहाँ पर बैठकों के लंबे दौर चले थे। ख़ास तौर से जितने पंजाबी नेता थे उन्होंने उस वक्त भी इस बात का ऐतराज़ उठाया था, लेकिन मनोहर लाल ने लोगों को मनाया था और उस वक्त उनको जिताया गया था। लेकिन शहर के लोग उस वक़्त भी इस बात पे संतुष्ट नहीं थे, नाराज़ थे, और अब वहाँ के लोगों ने बैठक करके जितने पंजाबी नेता हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि ये बाहर के नेता हैं, बाहर के नहीं, हमें अपने करनाल के किसी नेता को होना चाहिए। दूसरी उनकी मांग है किसी पंजाबी नेता को वहाँ से टिकट दी जाए, पंजाबी नेता को जिताना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हरियाणा में पंजाबी नेताओं की तादाद कम होती जा रही है, पंजाबी नेता कम होते जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहते हैं कि पंजाबियों को आगे लाया जाए। और अगर हम बात करें लाडवा विधानसभा सीट की, जी, मैं वही सवाल पूछने वाला। देखिए लाडवा विधानसभा सीट में लगभग 1,95,000 मतदाता है। वहाँ पर उसमें से 50,000 वोटर जाट है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें सैनी वोटर की तो लगभग 47,000 सैनी वोटर है। 47,000 सैनी वोटर है, 47,000 ओबीसी 90,000 है, ओबीसी 90,000 है। ये तो सबसे मुफीद सीट हो सकती है। मोहन लाल बड़ोली ने इसीलिए शायद इसी होमवर्क को करके ये कहा था कि उनको लाडवा से चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन 2019 में बीजेपी के पवन सैनी यहाँ से चुनाव हारे थे। पवन सैनी वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। तो अब
पार्टी देखिए अभी तक मुख्यमंत्री की सीट तय नहीं कर पाई है कि उनके लिए कौन सी सीट सेफ होगी, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के बड़े नेता जब ये तय ना कर पाएँ जिसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जो पार्टी का चेहरा दिखाया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, आज उनको अपनी सेफ सीट नहीं मिल पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब है। परेशानी का सबब है ये। नवीन जी, चुनौतियाँ तो हैं, देखिए चुनौतियाँ बहुत हैं और पार पाना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आसान नहीं है। टिकटों पे देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 55 नामों को लेके प्रधानमंत्री से मिल ली, प्रधानमंत्री को उन्होंने लिस्ट सौंप दी और उसके बावजूद 5 दिन तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई, तो इस बात से अंदाजा दोनों लगाया जा पार्टियां सकता है। एक दूसरे की टिकटों की वेट कर रही है, उसके बाद कैंडिडेट डिसाइड कर रही है। ऐसा होता है आमतौर पे। देखिए ऐसा भी हो सकता है, माना ये जा रहा है कि भारत अगर कांग्रेस पहले की सीट पहले आती है, कांग्रेस की लिस्ट पहले आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है, तो इसका मतलब वो जातीय समीकरण भी देखना चाहती है, जातीय समीकरणों पर भी अपना सीट देखना चाहती है। कांग्रेस ने कौन से नेता को टिकट दी है, किसको उम्मीदवार बनाया है, किसको चुनाव मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले किसको चुनाव मैदान में उतारे। नवीन जी, पिछले 25 साल के अपने राजनीति को कवर करने के करियर में मैंने कांग्रेस की जो कार्यशैली है चुनाव के दौरान, अगर उसको नोट किया है तो कांग्रेस की आदत रही है आखिरी मोमेंट पे, अगर नामांकन का कल आखिरी दिन है तो ऐसा होता है आज रात को 11 बजे 12 बजे लिस्ट आती है। बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे बीजेपी भी वही पैटर्न अपनाने लगी है ताकि एक तो विद्रोह कम हो, और अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ बीजेपी कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, दूसरी पार्टियां जो है अपना इलेक्शन मजबूत रखे, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये दोनों आमने सामने उनका चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो अगर ये लेट भी करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, विद्रोह दबता है। देखिए बीजेपी के अंदर विद्रोह तो शुरू हो चुका है। जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पुतले जलाए जाने लगे, पार्टी के वर्कर, पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के खिलाफ आवाज़ आने लगे कि इनको चुनाव लड़वाया जाएगा और उनके पुतले जलाने लगे, पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के विधायक विद्रोह पर उतर आए, और तो उसके बाद कुछ नेता ये कहते हैं कि राजशाही नहीं चलेगी, और पार्टी के मुख्यमंत्री को अपनी सीट ना ढूंढ पाना कि वो कौन सी सीट उनके लिए सेफ होगी। तो इससे ज़्यादा और विवशता पार्टी के लिए क्या होगी। तो दोस्तों, पार्टी के लिए अभी विवशता की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं भूलना चाहिए। ये मैनेजमेंट में जितनी हम कहें कि पारंगत है उतना शायद कोई और दल नहीं होगा, लेकिन इस बार चुनाव इतने आसान भी नहीं होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही लिस्टों का सबको इंतजार है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। नवीन जी का विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद डबास जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।